नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियम लागू होने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। उन्होंने सरकार पर सीएए के जरिए नया वोट बैंक तैयार करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब प्रतिक्रिया दी है। दरअसल एक शो के दौरान जब अमित शाह से सवाल किया गया कि क्या सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना को बदलेगा, इसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जरा भी नहीं, सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा या बदलेगा नहीं। हमने अधिनियम में ही प्रावधान किए हैं कि जहां भी इनर लाइन परमिट है और जो भी क्षेत्र 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में शामिल है वहां सीएए लागू नहीं होगा। उन क्षेत्रों के पते वाले आवेदन ऐप पर डाउनलोड नहीं होंगे। हमने इसे ऐप से निकाल दिया है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में राजनीतिक फायदा है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना हमारे राजनीतिक फायदे के लिए काम था। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम अनुच्छेद 370 को हटाएंगे। उनका इतिहास है कि वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। कांग्रेस पर हमलावर थे अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी का यह इतिहास है कि जो भी बीजेपी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। सुनिए विपक्ष पर कैसे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए। इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। वहीं केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल द्वारा कहे जाने पर कि वो अपने राज्यों में सीए लागू नहीं करेंगे के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया है। यह केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद भी सभी सहयोग करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए गलत प्रचार नहीं करेंगे। राज्यों में कई सारे राज्य हैं जिसमें सबसे पहले ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे यहाँ सीए लागू नहीं होगा। इस तरीके के राज्यों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, जरा सुनिए, जहां से ये आवाजें आ रही हैं कि वो अपने यहाँ सीए लागू नहीं करेंगे। वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। क्या वेरीफाई करना है? सिर्फ पोर्टल के थ्रू। वो तो इंटरव्यू में लेकर आएंगे कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, देखिए मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। और वो राज्य में नहीं होगा इंटरव्यू राज्य में भी हो सकता है, भारत सरकार करेगी। तो कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करना ही होगा। मैं मानता हूं चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स। भाई मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहता। एक भी है तो उसको नागरिकता देंगे। सुना आपने अमित शाह नाराज होते हुए उन राज्य के मुख्यमंत्रियों पर जिन्होंने ये कहा है कि वो अपने राज्य में सीए लागू नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सीए के नियम लागू होने के बाद से ही आईएनडीआईए गठबंधन की लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर आगामी चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बनती है तो वो इसे रद्द कर देंगे। आईएनडीआईए गठबंधन के इन दावों पर अमित शाह ने कहा कि उन्हें भी पता है कि आईएनडीआईए गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाला है। सीए के कानून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार लाई है और इसे रद्द करना असंभव है। यह पूर्णतः संवैधानिक रूप से वैध कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है। मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि पहले वो ये स्पष्ट करें कि सीएए लागू होना चाहिए या नहीं। अब उन्हें अल्पसंख्यकों के वोट बैंक चाहिए, इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए? आईएनडीआईए गठबंधन के दावों पर अमित शाह को सुनिए। देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं,
सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक। देखिए, हर कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना 2 अलग बात है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। 4 साल से लोग गए हैं, अभी लंबित है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ स्टे नहीं दिया है। मैं महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हो गई थी, फिर क्यों इतने समय तक आप एंजॉय किए भाई? आप बताएंगे देश की जनता को? जब आपके पक्ष की बात होती है तब नैतिकता के पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। देश का एक संविधान है, परंपराएं हैं, अदालतों की परिपाटी है, इसके हिसाब से देश चलता है। मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करे जरा। आपका इशारा आई वॉश आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? आपका इशारा बाल ठाकरे की तरफ। नहीं, मेरा तो उनकी ओर है। बाल ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं, वो स्पष्ट करे। क्योंकि वो पहले बोलते थे जो नहीं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा डे 1 से स्पष्ट स्टैंड है कि भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, ये 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं। वहां के जो अल्पसंख्यक आए हैं, उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए। वहीं सीए को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को जनता को बताना चाहिए कि सीए देश के खिलाफ क्यों है, जैसे हम समझा रहे हैं कि देश के पक्ष में क्यों है। वहीं सीए को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अमित शाह ने कहा कि क्या तर्क है, मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश इस्लामिक देश हैं। इस कानून में एनआरसी का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस कानून में किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको यह भी बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीए को मुस्लिम विरोधी बताया था, जिसके बाद कि अमित शाह ने उस प्रश्न का ऐसे जवाब दिया है। सुनिए। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान, और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको ले हम भी करते हैं, अप्लाई करे वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की
परमिशन ही नहीं है, इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। देखिए ऐसा है स्मिता जी, सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा कर डिटेल पूछ लो, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। तो इसमें राजनीति कहां से हो गया? तो फिर आपके तो हमारा एक वादा था कि देश के अर्थतंत्र को सुधारेंगे, तो क्या अर्थतंत्र मत सुधारो, पॉलिटिक्स कर रहे हो। फिर राजनीति कहां से हो गया? हम मानते हैं सीए देश के हित में है, इनका अधिकार है, इसलिए हमने दिया है। पॉलिटिक्स कहां से? वो भी कहे ना देना चाहिए। अगर राजनीतिक फायदा है तो उनको कौन रोक रहा है? सीएए अधिसूचना को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिए हजारों मंच हैं, कृपया करके बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू का अहित न करें। आप भी एक बंगाली हैं। ममता बनर्जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि इस कानून की धारा में से एक धारा वो नागरिकता छीनने वाली बता दें। वो खौफ पैदा कर रही हैं। असम में बीजेपी सरकार आने के बाद घुसपैठ पूरी तरह से बंद है। मैं मानता हूं कि अगर ममता बनर्जी इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के बावजूद, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे के बावजूद तुष्टीकरण की राजनीति करके घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उन्हें नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता बनर्जी के बयान पर अमित शाह को सुनिए। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही। आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक राज्य सरकार कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मशीनरी। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे वाले बयान पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते या रोहिंग्या के विरोध क्यों नहीं करते। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं। उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बयान पर, जिसे लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है, सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं उस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं?
इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना यह भारत का विषय है और भारत की संप्रभुता का निर्णय है। हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। सीएए के जरिए नागरिकता पाने वालों की अलग पहचान होगी। इस सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि वो भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में समाहित हो जाएंगे। उन्हें भी उतने ही अधिकार होंगे जितने कि हम सबके पास है। वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री बन सकते हैं। अमित शाह का सीएए पर तमाम विपक्षी दलों को बयान सुर्खियों में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।